हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं रविंदर चौधरी आप सभी का एक बार फिर से आपके इस नए यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्त, हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में हमारा वन शॉट चल रहा था। वन शॉट मतलब एक ही वीडियो में आपका जो है टॉपिक खत्म। और उसमें हमने दो टॉपिक पढ़ लिए हैं। नंबर 1 1857 की क्रांति, नंबर 2 किसान आंदोलन। और आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है जनजाति आंदोलन। अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा और सबको बोल दो कि नया पैटर्न, बदलता पैटर्न के अनुसार आपको कंटेंट चाहिए तो आपको आना पड़ेगा। यानी जो मार्केट में जो दौर चल रहा है या नए जो पेपर आ रहे हैं, नए जो क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके हिसाब से बता दो। कोई है तो? कोई नहीं है तो आइए, कंटेंट वही है। मैं कुछ नया नहीं बताऊंगा, लेकिन उनको सोल्व करना है। उनको मतलब कंटेंट कहां से आ रहा है, आपको कहां से पूछेगा वो जो अलबेले नाम आ रहे हैं ना, 3-3 4-4 नाम देके, जिसमें आप पेन भी नहीं उठा पाते हो, वो कहां से आ रहे हैं, उन चीजों को हम जो है साथ के साथ देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमने 1857 की क्रांति पढ़ी। बताओ पढ़ी कि नहीं पढ़ी? पढ़ी थी, आप मेरे साथ ही थे पढ़ने में। उसमें हमने क्या देखा था कि 1857 की जो क्रांति थी ये किसके विरुद्ध थी? तो अंग्रेजों के विरुद्ध थी। फिर मैं बात करूं कि बताओ, हमने पढ़ा था किसान आंदोलन, तो वो किसके विरुद्ध था? तो मैंने बताया था, पहली लाइन लिखी थी कि ये सामंत के विरुद्ध था। उसके बाद जनजातीय आंदोलन कर रही है। भाई क्यों कर रही है, क्या कारण रहे होंगे बताओ? तो कोई ना कोई कारण रहा होगा। तो कारण रहा, इनके अधिकार छीन लिए गए थे, इनका क्षेत्र छीन लिया गया था। अभी हम पढ़ेंगे, मीणाओं से जो क्षेत्र छीन लिया गया था। इसके अलावा इनकी जॉबें जा रही थी, जॉब। उसके बाद मैं बात करूं तो बेल आंदोलन में मैं बात करूंगा तो कारण रहा होगा क्या, बताओ देखें। तो इनके अधिकार छीन लिए थे। लेकिन पहले हमको इनकी स्थिति के बारे में पता होना चाहिए राजस्थान में। क्या कि अगर मैं बात करूं कि राजस्थान में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है, तो 92 लाख प्लस है। 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बात करूं, क्लियर है? उनमें से अगर मैं बात करूं तो 43 लाख अकेले कौन है? मीणा है। और लगभग 11 में मैं बात करूं तो आपको देखना दोस्तों, 41 लाख जो है कौन है? बताओ देखिए, भील है। और जो मीणा है, जो मीणा माटी यानी जो मीणाओं का जो बेल्ट है, वो कौन सा? जयपुर का आसपास का जो क्षेत्र है, जैसे जोटवाड़ा हो गया, गेटौर हो गया, जमुआ रामगढ़ हो गया, जयपुर हो गया, आमेर हो गया, ये वाला क्षेत्र किनका था? मीणाओं का था। जाहिर से समझो, जयपुर उस समय नहीं था, लेकिन आमेर के आसपास का क्षेत्र आप मान सकते हो। जोटवाड़ा है, जोटवाड़ा हो गया, गेटौर हो गया। इसके अलावा मैं बात करूं तो आपके जो है जो खोगंग हो गया, दौसा हो गया, ये वाला क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं। अब देखो, 43 लाख कौन है? मीणा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आपको बताना है मीणा है। क्लियर है? उसके बाद आपको पता होना चाहिए, बताओ देखिए, क्या क्या सबसे बड़ी जनसंख्या की दृष्टि से जनजाति कौन सी है? मीणा है। और मीणाओं का जो सबसे पहले आंदोलन हुआ था वो कहां पर हुआ था? बताओ देखिए। तो सर्वप्रथम मीणाओं ने आंदोलन किया था 1851 में। कहां पर? जाजपुर में। जाजपुर कहां पर है? भीलवाड़ा में। और उस समय कौन सी रियासत में था? तो आपको बताना, मेवाड़ रियासत में था। लेकिन ये जो आंदोलन है इतना संगठित नहीं था, इसमें कोई नेतृत्वकर्ता नहीं थे और सरकार ने कोई मांगे भी नहीं मानी थी। तो ये आंदोलन जो है ऑटोमेटिकली समाप्त हो गया था, यानी कोई लंबा नहीं चला था आंदोलन। बाहुल्य क्षेत्र कौन सा है मीणाओं का? जयपुर है। और आंदोलन की शुरुआत कहां से हो रही है? भीलवाड़ा। लेकिन हमको जो है कौन सा आंदोलन पढ़ना है? जयपुर के आसपास का जो है आंदोलन पढ़ना है। आई बात समझ में? अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम जो है कौन कौन से आंदोलन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीणा जनजाति का आंदोलन, आपको पता रहे। उसके बाद हम पढ़ेंगे भील जनजाति के आंदोलन।
भील जनजाति आंदोलन, उसके बाद हम पढ़ेंगे मेर। ओके, इनमें से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिएगा, क्या? मीणा जनजाति आंदोलन। मीणा जनजाति आंदोलन। देखो भाई ध्यान से सुन लेना, जो क्वेश्चन आ रहा है ना, मीणा जनजाति आंदोलन, वो अभी तक पेपर बनाने वाला भील आंदोलन के आसपास घूम रहा है। यानी भील आंदोलन में भी अगर मैं बात करूं तो गोविंद गिरी के आसपास घूम रहा है। अब क्वेश्चन आएगा कहां से? मीणाओं से। 100% है, तो ध्यान से देख लेना। तो सबसे पहले तो लिखो, इसमें क्या लिखोगे बताओ? देखें, सबसे पहले आप लिखोगे कि राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है। ओके, आई बात समझ में? ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं कि बताओ मीणा आंदोलन की शुरुआत, यानी सर्वप्रथम कहां पर हुआ था? मीणा आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी बताओ? देखे तो सर्वप्रथम मेवाड़ रियासत से। कब? 1851। और कौन सा स्थान था? जाजपुर। जाजपुर वर्तमान में कहां पर है? तो आपको बताना है ये भीलवाड़ा में। और रियासत कौन सी लगती थी बताओ? देखें यहां पर मेवाड़। लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था, असफल रहा था। क्लियर है? लेकिन मीणाओं का मुख्य आंदोलन, या ऐसे लिख लो कि सर्वाधिक मीणा कहां पर है? पहले सर्वाधिक मीणा है जयपुर में। उसके बाद में बात करूं तो है मीणाओं का मुख्य आंदोलन जो हमको पढ़ना है। मीणाओं का मुख्य आंदोलन, ये कहां पर हुआ था बताओ? देखें तो ये भी जयपुर में। ये भी क्या? चलो जयपुर में। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो, नए हेडिंग लगा लो, जयपुर राज्य मीणा आंदोलन। जयपुर राज्य मीणा आंदोलन। देखो क्यों आंदोलन, क्यों क्या भाई आंदोलन बताओ? क्या कारण रहे होगे? तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूं, मैंने क्या बताया था कि जयपुर है और जयपुर के आसपास क्षेत्र पर कौन है? मीणा है। मीणा जयपुर के आसपास क्षेत्र पर क्या करते थे? शासन करते थे। यानी यहां पर शासक वर्ग था किनका? मीणाओं का। लेकिन हुआ क्या था? हुआ यह था कि 12वीं सदी में एक व्यक्ति आया, कौन? जिसका नाम था दुले राय। कहां से? नरवर से। वहां पर इनको शासक नहीं बनाया गया था और ये किस तरफ आ गए? तो खोगंग जो क्षेत्र है दौसा के पास में, ये वहां आ गए थे। कहा? खोगंग। और यहां पर आकर ये रहने लगे बताओ? देखे किसके पास? आलन सिंह मीणा के पास। किसके पास? आलन सिंह मीणा के पास। यानी इनको शरण किसने दी? आलन सिंह मीणा। उस समय आलन सिंह मीणा के पास 200-250 सैनिक थे भाई। उस समय इतने थे, कहां संसाधन थे?
तो फिर दुले राय ने क्या क्या बोला, इनके पास रहने के बाद में, इनका विश्वास जीतने के बाद में बोला कि हम एक सेना की भर्ती करेंगे और आसपास के क्षेत्र को जीतेंगे, और जो सेना भर्ती होगी उसकी जो भर्ती होगी वो मेरे हिसाब से होगी, यानी उनको ट्रेनिंग मैं दूंगा। तो और सैनिक जो है भर्ती कर ली किसने, दुले राय ने। अब राम जाने क्या थे इनके मन में, क्या चल रहा था, क्या हो रहा था। इन्होंने क्या किया, दीपावली के दिन आलन सिंह शमशान घाट में पूजा के लिए गए हुए थे, और शमशान घाट में हथियार वगैरह लेकर नहीं गए हुए थे, पीछे से कर दिया इन्होंने अटैक, किन्होंने, दुले राय ने। यहां पर जितने भी व्यक्ति थे उन सबको मार दिया और अधिकार कर लिया किस पर, बताओ देखे, खोगंग पर। और कब, 1137 में। क्लियर है बात, ठीक है। उसके बाद में दुले राय ने अधिकार हो गया खोगंग पर, तो दुले राय ने सोचा कि नए सत्र पर अधिकार करते हैं, और इस बार अधिकार किया इन्होंने मांची और जम्मू रामगढ़, यानी मांची या जम्मू रामगढ़ एक ही बात है, मांची या जम्मू रामगढ़। और यहां पर था नाथू मीणा, इनको हराया और अधिकार कर लिया मांची या जम्मू रामगढ़ पर, किसने, दुले राय ने। उसके बाद दुले राय के बाद में शासक बनते हैं, आपने पढ़ा होगा, कोकिल देव या काकिल देव भी नाम मिलेगा आपको, कोकिल देव या काकिल देव। इन्होंने सुसौत मीणा को पराजित किया, सुसौत मीणा को पराजित किया, और किस पर अधिकार कर लिया, बताओ देखे, आमेर पर अधिकार कर लिया, यानी आसपास वाला क्षेत्र जो है सारा जीत लिया था। किस पर अधिकार कर लिया, बताओ देखे, आमेर पर जो अधिकार कर लिया, और आमेर को राजधानी बना दिया, बताओ देखे कब, यानी ये कब की बात हो रही है, 1207 की बात हो रही है। कब की बात हो रही है, बताओ देखे, तो ये 1207 की बात जो है हो रही है। ओके, तो यहां तक एक बार जो है हम लिख लेते हैं। तो चलो सबसे पहले देखो क्या, कि जो है जयपुर के अधिकांश सेक्टरों में, जयपुर के अधिकांश क्षेत्रों में अधिकांश क्षेत्रों में मीणा शासक वर्ग था, यानी यहां पर शासन करते थे। ओके, उसके बाद में आपको ध्यान रखना, 1137 में दुले राय ने, यानी दुले राय कछुआ था, 1137 ईस्वी में दुले राय कछुआ ने दुले राय कछुआ ने खोगंग के किसको, आलन सिंह को जो है पराजित किया था। खोगंग के शासक आलन सिंह मीणा को पराजित किया। क्लियर है बात, ठीक है। उसके बाद में आलन सिंह को पराजित करने के बाद में, या मैं कह सकता हूं इनकी हत्या करने के बाद में यहां से ये करते हैं कछुआ राज्य की शुरुआत, यानी हत्या कर कछुआ राज्य की शुरुआत। कछुआ राज्य की शुरुआत करते हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद में दुले राय ने किस पर अधिकार किया, तो मैंने बताया था मानसी या जम्मू रामगढ़ पर, तो लिखो मानसी या जम्मू रामगढ़ के शासक नाथू मीणा
को पराजित कर मानसिया, जम्मू और रामगढ़ पर अधिकार किया। उसके बाद मैंने क्या बताया था, कौन आएंगे इनके बाद शासक, कोकिल देव। तो कोकिल देव ने देखो क्या किया, 1207 ईस्वी में आमेर के सुसौत मीणा को पराजित कर आमेर पर अधिकार किया। क्लियर है बात, ठीक है। अब होंगे मीणा नाराज, भाई क्षेत्र चला गया है, जमीनें चली गई है, अधिकार हो गया, बताओ देखिए किनका, कछुआओं का। तो फिर अब क्या करें, बताओ क्या करें। तो अब मीणाओं ने किया आंदोलन, और आंदोलन करके अपनी मांगे भेजी किसके पास, आमेर के शासक के पास। बोला कि हमारे जमीनें थी, हम यहाँ पर शासन करते थे, और आप आकर हमारा जो क्षेत्र छीन लिया, हम जाए तो कहाँ जाए, कैसे जिए बताओ। तो बोला कि ये क्षेत्र आपका ही है, ये जमीनें आपकी ही है, आपको किसने मना किया कि जमीनें मत बो, यानी जमीनें में खेत मत बो, आप चलो हल चलाओ आराम से, जमीनें बो, आपको कोई नहीं रोकेगा। यानी जो मीणाओं ने खेती के लिए हाँ कर दी वो कहलाए जमींदार मीणा। जमीनें ले ली और क्या करने लगे, खेती करने लगे। लेकिन एक वर्ग जो था वो अभी तक नाराज था, बोला कि हमारी सेना रखते थे, हम सेना में रहते थे, हम सुरक्षा करते थे। बोला कि अभी भी आपको सुरक्षा करने से और आपको सेना में रहने से किसने मना किया। जयपुर की आर्मी में मीणा रहेंगे, पुलिस में, आर्मी में, कहीं पर भी। तो जो सेना में चले गए उनको बोलने लगे चौकीदार मीणा। क्लियर है, यानी जयपुर की सुरक्षा में कौन, चौकीदार मीणा। तो लिखो, क्या लिखोगे कि जो है मीणाओं में, या लिखो मीणा दो वर्गों में विभाजित था। नंबर 1 जमींदार मीणा, नंबर 2 चौकीदार मीणा। सब कुछ सही चल रहा है, तो फिर मीणा आंदोलन क्यों करेंगे। तो लिखो आंदोलन के कारण, अभी बताऊंगा कारण क्या रहे। आंदोलन के कारण, आंदोलन क्यों करेंगे, सब कुछ सही चल रहा है। तो वह क्या था, सब कुछ सही चल रहा था, वह यह था कि अंग्रेज आए, और अंग्रेजों ने, आप सबने पढ़ा होगा, 1817 से 1823 तक क्या कर ली थी, राजपूताना के राजाओं के साथ में संधियां कर ली थी। तो 1818 में जब जयपुर राय जी ने संधि कर ली थी, यानी जयपुर राय जी ने संधि करने के बाद में, यानी संधियां होने के बाद में, जयपुर राज्य की जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी किसने ले ली, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यानी अंग्रेजों ने ले ली। बोला कि आपकी सुरक्षा का जिम्मा हम उठाएंगे। भाई आज मान लो मेरे पास सेना है 10,000 की, कोई कंपनी आएगी और मेरे को कहेगी कि मैं तेरे को सिक्योरिटी देंगे, हम आपको सुरक्षा देंगे, तो मैं 10,000 की सेना क्यों रखूंगा, मैं तो 2-3 हज़ार ही रखूंगा। तो ये राजा के साथ हुआ था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोल दिया कि हम सुरक्षा करेंगे, तो फिर जो मीणाओं की जो सेना थी उनको वहां से जो है निकाल दिया गया था। तो मीणा हो गई नाराज, बेरोजगार हो गए, जॉब चली गई। तो पहला कारण तो यही था, लिखो कि 1818 नंबर पहला कारण।
1818 की संधियों के बाद जयपुर की, या ऐसे लिखो 1818 की संधियों के बाद जयपुर की सुरक्षा की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले ली। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, जिसे कौन बेरोजगार हुए बता देंगे? तो जो चौकीदार मीणा है उनको निकाल दिया गया था, यानी पद से निष्कासित कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे अतः चौकीदार मीणाओं को पद से निष्कासित कर दिया। क्या कर दिया बताओ? देखिए, पद से निष्कासित कर दिया। हो गए नाराज? ठीक है, ये तो हो गए कारण नंबर 1। दूसरा कारण, भारत सरकार ने एक बिल पास किया जिसका नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब? 1924। यानी इसको मैं हिंदी में कहूं तो अपराधी जाति अधिनियम, अपराधी जनजाति अधिनियम यानी एक्ट। और इस एक्ट के तहत यानी जितनी भी भारत में जनजातियां हैं उनमें से अपराधी जनजातियां कौन कौन सी है, और इसके तहत राजस्थान में यानी इस एक्ट के तहत एक जनजाति को जो है मान लिया क्या? अपराधी जाति, और वो कौन सी थी? मीणा। नाराज? भाई 1-2 मान लेते हैं कि समाज में बुरे हो सकते हैं व्यक्ति, 8-10 मान लो हो सकते हैं। पूरे समाज को आप कैसे टारगेट कर सकते हो? पूरे समाज को आप जो है, पूरे मीणा समाज को आप कैसे बोल सकते हो कि ये अपराधी है? चलो ये तो हुआ। इसका हवाला देकर जयपुर राज्य ने क्या किया? जयपुर में लगा दिया जराइम पेशा कानून। जराइम पेशा कानून कब बताओ? देखे 1930 में। ये तो और भी खतरनाक। कब लगा दिया? 1930 में जराइम पेशा कानून। अब इसमें कह दिया कि जो 12 वर्ष से अधिक है, जिसकी आयु 12 वर्ष है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, वो क्या करेंगे? सुबह और शाम नजदीकी थाने में आएंगे और हाजिरी देंगे। तब मीणाओं ने बोला कि भाई हम कमार खाने के लिए जाएं या हाजिरी देने के लिए जाएं भाई? तो मीणाओं ने इसका क्या विरोध? अब भाई आप भी सोचो कि गांव के गांव आ रहे हैं थानों में हाजिरी देने के लिए। इतने थाने भी नहीं होते थे उस समय, 300-400 की लाइन है। सुबह हाजिरी देने के लिए जाओ तो 3-4 घंटे से नंबर आए वहां पे हाजिरी देने के लिए। घर आते ही अब कमाने के लिए जाएं या फिर शाम की टेंशन लेके शाम को और हाजिरी देने के लिए जाना है। इसमें होता क्या था? मान लेते हैं कि गांव में 1000 लोग रहते हैं। कितने रहते हैं? 1000 लोग रहते हैं। 1000 लोगों में से मान लेते हैं कि 5 लोगों ने आज हाजिरी नहीं दी, शाम की हाजिरी नहीं दी, तो आसपास के गांव में कहीं पर भी चोरी होती तो इन 5 को टारगेट किया जाता कि भाई 995 कैसे आए? 5 को उठाओ। कहां थे वो 5? या मान लेते हैं कि हाजिरी देने के लिए 1005 आ गए। ये 5 कहां से आए? टारगेट करो इनको, कौन है? तो मतलब कुछ भी होता तो टारगेट कर लेते किनको? मीणाओं को। फिर एक कानून आया और भी खतरनाक, दादरसी कानून। ये तो और भी खतरनाक। इसमें क्या होता था कि कोई भी वस्तु गुम हुई है, कोई भी वस्तु चोरी हुई है, मिल गई तो ठीक बात है, अगर नहीं मिली तो चौकीदार जो मीणा है उनसे जो है उसकी जो है कीमत वसूली जाएगी। ये तो और भी खतरनाक है। अब भाई वस्तु तो गुम हो जाती है, इसमें एक क्यों टारगेट हो रहा है कि जो है मीणाओं से वसूली जाएगी ये चीजें? तो 2 कानून थे। नंबर 1 क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट,
इसके तहत अपराधी जनजाति अधिनियम, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अपराधी जनजाति अधिनियम बोलते हैं, 1924 ये लागू कर दिया गया था जयपुर में। और इसी का हवाला देकर जयपुर राज्य ने एक और जो है लगा दिया, कौन सा, जराइम पेशा कानून। इसमें 12 वर्ष से अधिक चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको प्रतिदिन सुबह और शाम नजदीकी थाने में जाकर हाजिरी देनी है, यानी उपस्थिति देनी है। उसके बाद दादरसी कानून आया। दादरसी कानून में जयपुर राज्य में चोरी हुई वस्तु बरामद नहीं होने पर उसकी जो कीमत है वो चौकीदार मीणों से जो वसूली जाएगी। क्लियर है बात? ठीक है, तो यहां तक लिख लो। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण क्या है बताओ देखे, तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। तो लिखो, भारत सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, इसको बोलते हैं हिंदी में अपराधी जनजाति अधिनियम। अधिनियम 1924 ट्राइब्स एक्ट पारित किया। और इसके तहत कौन सी जनजाति आ गई राजस्थान की बताओ देखे, तो आपको बताना मीणा जनजाति आ गई थी। क्लियर है बात? जिसमें मीणा जनजाति को अपराधी जनजाति माना गया। ओके, क्लियर है बात? ठीक है। उसके बाद नंबर 3 कारण क्या रहा होगा बताओ देखे, तो नंबर 3 कारण की मैं बात करूं तो जराइम पेशा कानून, यानी जयपुर राज्य में जराइम पेशा कानून 1923 जो है लागू करके जयपुर राज्य में जराइम पेशा कानून कब लागू किया गया? 1930। जयपुर में जराइम पेशा कानून के तहत 12 वर्ष से अधिक आयु के महिला व पुरुष को प्रतिदिन सुबह व शाम को थाने में या नजदीकी थाने में उपस्थिति देनी होगी, यानी हाजिरी लगाओ भाई सुबह और शाम। उसके बाद नंबर 4 कारण दादरसी कानून। दादरसी कानून कब लगाया गया था बताओ देखे, 1930-31। क्लियर है? इसमें एक लाइन लिख लो आप, लिखना चाहो तो, नहीं तो भूल जाओगे क्या है दादरसी कानून। तो जयपुर राज्य में चोरी हुई वस्तु अगर बरामद हुई तो ठीक है, नहीं तो चौकीदार मीणों से उसकी जो है कीमत वसूली जाएगी। चोरी हुई वस्तु बरामद है
नहीं होने पर उसकी कीमत चौकीदार मीणाओं से वसूली जाएगी। भाई अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई, लाइक कर दो, शेयर कर दो। क्लियर है? चलिए आगे। अब देखो, ये तो रहे कारण आपके, किसके, कि भाई मीणाओं ने आंदोलन क्यों किए थे, क्या रहे, ये तो आपके कारण रहे। अब देखो, अब होगा क्या आंदोलन। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूं तो इन्होंने के आंदोलन को गति देने के लिए मीणा सुधार समिति की स्थापना, मीणा सुधार समिति। तो देखो, यानी मीणा सुधार समिति के मतलब मीणा जाति सुधार समिति की जो है स्थापना की इन्होंने, यानी आंदोलन की घटनाएं मैं लिख रहा हूं। अब तो यहां पर लिख देता हूं, आपको जो पता रहे कि आंदोलन की घटनाएं, ये आंदोलन की घटनाएं, आंदोलन की घटनाएं। तो देखो, सबसे पहले इन्होंने आंदोलन को गति देने के लिए, भाई ये 4 कानून लागू हो गए, चार कारण रहे थे, इसमें 2 कानून थे, 3 कानून थे। क्लियर है? नंबर 1 जॉब चली गई, नंबर 2 अपराधी जाति बना दिया, नंबर 3 मैं बात करूं तो नजदीकी थाने में जाकर हाजिरी देनी है, नंबर 4 कोई चीज चोरी हुई मिल गई तो ठीक है, नहीं तो चौकीदार मीणा को उसकी कीमत चुकानी है। अब देखो, मैं बात करूं सबसे पहले मीणा जाति सुधार समिति, इसकी स्थापना की गई थी कब है? 1930 में। इसके संस्थापक कौन थे बता देंगे? तो इसके संस्थापक थे माधवराम पवेड़ी, जवाहरराम मीणा, इसके अलावा मैं बात करूं तो मानवलाल, इसके अलावा मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना छोटू राम जरवाल। ये व्यक्ति इसमें जो है शामिल थे भाई, किसमें बता देंगे? मीणा जाति सुधार समिति में। लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा था और कोई खास सुधार इसमें जो है नहीं हुआ था। उसके बाद आंदोलन को और तेज करने के लिए, आंदोलन को और गति देने के लिए किसकी स्थापना की गई? मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना की गई थी, मीणा क्षेत्रीय महासभा। मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया था भाई। कब बताओ देंगे? तो 1933। कब किया गया था? 1933। अब एक संत आएंगे इस आंदोलन में और उनका नाम था संत मुनि मगन सागर। कौन आएंगे संत? अब इस आंदोलन में आएंगे संत मुनि मगन सागर भाई। संत मुनि मगन सागर आएंगे। क्लियर है? संत मुनि मगन सागर की मैं बात करूं तो ये कहां के थे बताओ देखे? तो आपको बताना, ये टोंक के थे भाई। कहां के थे? टोंक के थे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा और मीणा को बताया कि आपकी जो उत्पत्ति है ये भगवान विष्णु के प्रथम अवतार से हुई है, पहले अवतार से हुई है। और वो कौन सा अवतार था? तो मत्स्य अवतार था। भगवान विष्णु के टोटल 10 अवतार है। पहला मत्स्य अवतार है और लास्ट यहाँ 10वां कौन सा? कल के अवतार है। कल की मंदिर भी है जयपुर में। मत्स्य मतलब मेन मतलब मीणा। क्लियर है? तो देखो इन्होंने ग्रंथ लिखा था, कौन सा बता देंगे? अरे बोला कि आप ऐसे काम मत करो,
आंदोलन आराम से करेंगे और शांति से करेंगे। आपकी उत्पत्ति भगवान विष्णु से, यानी इनको अपनी जाति का गौरव का भान करवाया था भाई, यानी गौरव भान करवाया था किसको? मीणाओं को। किसने? संत मुनि मगन सागर ने। तो इन्होंने किसकी रचना की बता देंगे? ग्रंथ इनका कौन सा है? मेन पुराण है भाई। और मेन पुराण में इन्होंने क्या बताया था? इनको बता देंगे, इनको बताया कि जो है मीणाओं की जो उत्पत्ति हुई है भगवान विष्णु के पहले अवतार से हुई है भाई। तो मीणाओं की उत्पत्ति, मीणाओं की उत्पत्ति मीणाओं की उत्पत्ति भगवान विष्णु के प्रथम अवतार से बताई। ओके, ठीक है। उसके बाद में मुनि मगन सागर ने क्या किया बता देंगे? तो 1944 में इन्होंने क्या बता देंगे? क्या एक सम्मेलन, किसका? मीणा जाति का। तो मीणा जाति का 1944 में मीणा जाति का 1944 में कहां पर है? इसी में स्थान बताओ। नीम का थाना, नीम का थाना, नीम का थाना। मीणा जाति का 1944 ईस्वी में नीम का थाना में, नीम का थाना में अधिवेशन आयोजित किया, अधिवेशन आयोजित किया। आयोजित किया। और इस अधिवेशन में किसकी स्थापना की थी बताओ देंगे? तो इस अधिवेशन में स्थापना हुई थी बताओ देंगे किसकी? तो एक तो समिति का गठन किया गया था, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन। नाम देखो, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति। इसका नाम देखो मीणा क्षेत्रीय महासभा, यानी जो मीणाओं का क्षेत्र है उनमें जो है सुधार करना है। इसका जयपुर राज्य, यानी सिर्फ जयपुर के मीणाओं पर अभी जो है ध्यान देना है, बाकी मीणा क्या है हमको जो है अभी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और ये देखो समिति क्या है? मीणा जाति सुधार समिति, यानी मीणा जाति की पूरी का सुधार करना है। अब मुनि मगन सागर ने कहा कि एक बार जो है हम मीणा जो जयपुर का आसपास के क्षेत्र है और इनमें जो बुराइयां हैं, इनकी जो समस्या है, क्यों आंदोलन कर रहे हैं, उनका उनमें यानी सुधार लाना जरूरी है एक बार। तो देखो, तो लिखो वापिस से, इस समिति के बारे में आपको पता होना चाहिए भाई। तो देखो, लिखो, हेडिंग डालो क्या? जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति। गठन कब किया गया था? 1944 में। क्लियर है? अब देखो भाई, इसमें अगर मैं बात करूं कि बताइए कि इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो इसका अध्यक्ष बनाया गया था बंशीधर शर्मा को। अध्यक्ष बंशीधर शर्मा। मंत्री राजेंद्र कुमार। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि बताओ क्या आंदोलन के संयोजक, या फिर मैं कह सकता हूं इसका संयुक्त मंत्री किसको बनाया गया था बताओ देखे?
तो लक्ष्मी नारायण जरवाल को। संयुक्त मंत्री ये आपसे पूछ ले आंदोलन के संयोजक, आंदोलन के संयोजक ये किसको बनाया गया था बता देंगे? तो लक्ष्मी नारायण जरवाल को। जरवाल। अब देखो इसकी स्थापना तो कहां पर हुई है? नीम का थाना में हुई है, अधिवेशन में हुई है, ठीक है। लेकिन इसका जो प्रथम अधिवेशन होगा वो होगा 1945 में। कहां पर बता देंगे? कहां पर करे अधिवेशन? श्री माधोपुर में। तो प्रथम अधिवेशन कब है? 1945 में। कहां पर आयोजन करें इसका? श्री माधोपुर। श्री माधोपुर अलग जगह है, कहां पर है? सीकर में ही है। सवाई माधोपुर तो जिला है, ध्यान रखना। श्री माधोपुर ये सीकर की जगह है। यहां पर इसका क्या हुआ था? सम्मेलन में हुआ था। इसमें इस सम्मेलन में क्या हुआ था? इस सम्मेलन में 3 सूत्रीय जो है जो कार्यक्रम है वो तैयार किया गया था। 3 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार। 3 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार। ओके। और 3 सूत्रीय क्या क्या थी बताओ देंगे? नंबर 1 बात, मीणा जनजाति में जो नशा चल रहा है या जो नशे का प्रचलन है या बुराइयां हैं उसका क्या करना है? उन्मूलन करना है भाई। नंबर 1, मीणा जनजाति में प्रचलित है, जो नशा चल रहा है, प्रचलित नशे एवं बुराइयों का उन्मूलन, यानी इनको क्या करना है? समाप्त करना है भाई। ओके। नंबर 2 की मैं बात करूं तो जरैम पेशा कानून है और दादरसी कानून है, इसको समाप्त करवाना है। 2 ही टारगेट है अभी तो। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बाद में देखेंगे। जरैम पेशा कानून वे दादरसी कानून को समाप्त करवाना है। ओके, ये टारगेट है। नंबर 3 में बात करूं तो बताओ क्या टारगेट है? नंबर 3 है कि चौकीदारी प्रथा का क्या करना है? उन्मूलन करना है भाई। चलो, चौकीदारी प्रथा का उन्मूलन करना है। क्लियर है? क्लियर है? तो ये 3 सूत्रीय मांग, जो है 3 सूत्रीय क्या थी बता देंगे? मांग थी, या मैं कह सकता हूं जो कार्यक्रम है वो तैयार किया गया था। अब ये हो गया। अब इसमें इंटरफेयर करेंगे। धमकी दी थी मिर्जा इस्माइल, जो कौन था उसमें? दीवान। और उसमें धमकियां आ रही थी राष्ट्रीय स्तर की, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ठक्कर बापा है, आदिवासियों के मसीहा ठक्कर बापा, उन्होंने धमकी दी थी, धमकी भेजी थी। किसको बताते? पत्र के रूप में। किसको? मिर्जा इस्माइल को। बोला कि अगर इन मीणों की मांगे नहीं मानी गई तो जयपुर में क्या कर देंगे? चक्का जाम कर देंगे, जयपुर में आंदोलन होगा। तो किसने इंटरफेयर किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू और ठक्कर बापा ने। आदिवासियों के मसीहा है भाई। और किसको पत्र लिखा? तो जयपुर के प्रधानमंत्री थे उसमें मिर्जा इस्माइल, उनको पत्र लिखा था भाई। क्लियर है? तो देखो भाई, सबसे पहले इस समिति ने भी प्रयास किए थे, यानी इस समिति के प्रयास, उसके बाद इस समिति ने प्रयास किए थे, यानी इस समिति के प्रयास, इस समिति के प्रयास से कौमा आदिवासियों का मसीहा कौन है बताओ देगा? ठक्कर बापा। आदिवासियों के मसीहा कौन है? ठक्कर बापा। ठक्कर बापा।
क्लियर है। और इंटरफेयर किसने किया था इसमें आंदोलन में, यानी किसने जो है कहा था पत्र लिखकर, तो इन्होंने ठक्कर बापा ने जो है दोस्तों पत्र लिखा था, किसको बता देंगे, तो जयपुर को उसमें दीवान कह दो या प्रधानमंत्री बोल दो, कौन थे बता देंगे, मिर्जा इस्माइल ठक्कर बापा द्वारा जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल, सर मिर्जा इस्माइल। इनके नाम पर रोड भी है जयपुर में, है कि नहीं बता देंगे, है। कौन सी बता देंगे, MI, मिर्जा इस्माइल है उसका नाम। मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा। इसके अलावा मैं बात करूं, मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि जो है डायरेक्ट उनको जो है नोटिस दिया, यानी चेतावनी दी, और कहा कि अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो फिर परिणाम देखने के लिए तैयार हो जाना। तो मिर्जा इस्माइल को पत्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चेतावनी दी। क्लियर है बात। और इसी का परिणाम था, इन दोनों का परिणाम क्या निकला, दोनों का परिणाम ये निकला कि जो है मई 1946 में दादर से जो कानून है इसको कर दिया समाप्त। तो परिणाम क्या निकलेगा देखो, परिणाम ये निकला, नंबर 1 बात, 4 मई 1946 को दादरसी कानून समाप्त। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जुलाई 1946 में जेरेम पेशा कानून में संशोधन कर दिया गया, और संशोधन करके यह कह दिया कि अगर पिछले 10 सालों में किसी ने क्राइम नहीं किया है तो थाने में आने की आवश्यकता नहीं है। यानी उनका सबका रिकॉर्ड देख लिया और कहा कि पिछले 10 सालों में अगर किसी ने क्राइम नहीं किया है तो उसको थाने में आने की आवश्यकता नहीं है। यानी पिछले 10 सालों में अगर किसी ने क्राइम किया है या क्राइम में शामिल है वही थाने में आएगा और वही हाजिरी देगा, बाकी को नहीं आना है। तो लिखो नंबर 2, मई में तो ये हुआ, जुलाई में ये हुआ था कौन सा, जेरेम पेशा कानून। जुलाई 1946 में जेरेम पेशा कानून में जेरेम पेशा कानून में छूट दी गई। और छूट क्या थी, छूट ये थी कि पिछले 10 वर्षों से यदि अपराध नहीं किया है तो थाने में हाजिरी देना अनिवार्य नहीं है, यानी आवश्यकता नहीं है भाई। क्लियर है, यानी छूट दे दी गई मीणाओं को कि अगर आपने क्राइम नहीं किया है पिछले 10 वर्षों में तो आपको नहीं आना है। उसके बाद में भाई अभी भी कानून है कौन सा बताओ, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है और पूरी तरीके से इस पर छूट नहीं मिली है, तो क्या करें, बोलो एक सम्मेलन कौन सा बताओ देखे, बागावास सम्मेलन। तो लिखो मीणा जाति का बागावास सम्मेलन। आगे लिख दूं क्या, चलो आगे लिख देता है। मीणा जाति का
बाघावा सम्मेलन। बाघावा सम्मेलन। और बाघावा सम्मेलन की अगर मैं बात करूं तो ये कब हुआ था बताओ देखे, तो आपको बताना 28 अक्टूबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1946 को यह जो सम्मेलन हुआ था। इसमें टीकाराम पालीवाल और हीरालाल शास्त्री इस सम्मेलन में भाग लिया था। इसके अलावा इसमें 16,000 मेड़ों ने जो भाग लिया और चौकीदारी पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद में मुक्ति दिवस मनाया था। क्लियर है? तो लिखो तो इस सम्मेलन में टीकाराम पालीवाल, वे हीरालाल शास्त्री, ने भाग लिया। इसके अलावा इस आंदोलन में या मैं कह सकता हूं इस सम्मेलन में 16,000 मीणों ने भाग लिया था। 16,000 मीणा इकट्ठा हुए थे। 16,000 मीणाओं ने भाग लिया। उसके बाद में मैं बात करूं तो यहां पर दिया गया था चौकीदारी पद से इस्तीफा। दे दिया। और कौन सा दिवस मनाया गया था बताओ देंगे, तो मुक्ति दिवस। मीणों ने कौन सा दिवस मनाया? मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस मनाया कब? 28 अक्टूबर 1946 को। ओके, तो ये चार बातें आपको ध्यान में रखनी है। बताओ देखे किसमें बताओ देखे, तो आपको बताना है किसमें? बाघावा सम्मेलन में। ओके, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद में जब इस्तीफा दे दिया 1946 में देश आजाद हो गया। क्लियर है? उसके बाद में 1942 में, कब है? 1952 में, सॉरी 1952 में। 1952 में क्या हुआ था बताओ देखे, टीकाराम पालीवाल, वे हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से जेरेम पेशा कानून पूर्ण रूप से समाप्त किया गया। पूर्ण रूप से समाप्त किया गया भाई। आई बात समझ में? ठीक है। तो जेरेम पेशा कानून कब समाप्त हुआ? तो 1952 में समाप्त हुआ था। लेकिन राजस्थान में ये अभी भी चलता है। कहां चलता है? इसको मीणा जाति से हटा दिया 1952 में, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। आदतन अपराधी जो है, आदतन अपराधी कानून या फिर जो मैं कह सकता हूं अधिनियम, जो इसका नाम कर दिया। आज भी होता है। जैसे मैं बात करूं, मान लो चुनाव है और एक थाने में क्या होता है, थाने में जो है हिस्ट्री शीटर की लिस्ट होती है। हिस्ट्री शीटर कौन होता है? यानी जिसने लगातार अपराध कर रहे हैं, यानी हर अपराध में वो शामिल है या लगातार उन जो है अपराध कर रहे हैं, तो उसके बाद उसको हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया जाता है। जब भी चुनाव होता है तब उसको बोल देते हैं या तो घर में नजरबंद रह जा या थाने में आकर बैठ जा, या फिर उसके पास कोई हथियार है वो जब्त कर लिया जाता है। तो आदतन अपराधी
अधिनियम तो इसका नाम कर दिया गया। ये अभी भी राजस्थान में चलता है। चलता है कि नहीं चलता है? चलता है। मान लो कोई भी थाने में चोरी हो जाए तो आज भी सबसे पहले मान लो थाने में 4 जो हिस्ट्री सीटर है तो पहले उनको पकड़ा जाता है कि भाई तू कहां था रात, कल था कहां बता। तो ये आज भी चलता है। लेकिन 1952 में मीणा जनजाति से जो इसको हटा दिया गया था। तो एक बार मैं आपको वापस से मीणा जनजाति जो आंदोलन है इसको वापस बता देता हूं पूरा कि क्या कहानी रही होगी। चलो कहां तक? अच्छा, यहाँ पहला पेज, ये दूसरा, ये आपका आंदोलन। चलो हम पढ़ रहे थे जनजाति आंदोलन, उसमें मैंने बताया था कि हम 3 आंदोलन पढ़ेंगे। नंबर 1 मीणा, नंबर 2 भील, नंबर 3 मेर। अब मीणा जनजाति की मैं बात करूं, बाहुल्य क्षेत्र, यानी कौन से क्षेत्र में थे? तो जयपुर क्षेत्र में थे, जयपुर के आसपास के क्षेत्र में थे, जैसे खोगंग हो गया, दौसा हो गया, जोटवाड़ा हो गया, क्लियर है। इसके अलावा गेटौर हो गया। यहाँ पर जो मीणा था आमेर वाला क्षेत्र में, यहाँ पर। तो मीणाओं का जो आंदोलन था उसकी जो सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1851 में। कहां से? जाजपुर से। जाजपुर कहां पर? भीलवाड़ा में, और मेवाड़ रियासत में हुई थी। लेकिन हमको कहां के पढ़ने हैं? जयपुर के। तो सबसे पहले मैंने बताया कि राजस्थान की, यानी फिर राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? बताओ देखे, मीणा है। उसके बाद में मीणा आंदोलन की शुरुआत 1851 जाजपुर, भीलवाड़ा और मेवाड़ रियासत, आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक मीणा कहां पर है? तो आपको बताना है जयपुर राज्य में। उसके बाद मीणाओं का जो मुख्य आंदोलन है ये भी कहां पर हुआ था? ये भी जयपुर में हुआ था। उसके बाद मैंने क्या बताया था? तो देखो, जयपुर राज्य मीणा आंदोलन के बारे में हमने चर्चा की। तो जयपुर के अधिकांश जो क्षेत्र थे वहां पर मीणा क्या करते थे? शासन करते थे। लेकिन 1137 में दुलेराय कछो आते हैं और खोगंग के शासक आलन सिंह मीणा को हराते हैं और हराकर इनकी हत्या कर देते हैं, और कछुआ राज्य की जो दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। क्लियर है? यहाँ तक तो बात ठीक है। उसके बाद मानसी या जमुआ रामगढ़ क्षेत्र है, वहां के दोस्तों शासक थे जिसका नाम था नातू मीणा, उनको ये हराते हैं और मानसी या जमुआ रामगढ़ पर क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। कौन? बताओ देखे, दुलेराय। उसके बाद में दुलेराय कि दुश्मनी किससे हो गई? बताओ देखे, मीणाओं से हो गई, क्योंकि 2 क्षेत्र छीन लिए तो मीणाओं ने इनकी कर दी 1170 ईस्वी में हत्या। उसके बाद में शासक बनते आमेर के, बताओ देखे कौन? कोकिल देव। तो 1207 ईस्वी में आमेर के सुसौत मीणों को पराजित, अच्छा 1207 ईस्वी में यहाँ पर लिखो कोकिल देव ने पराजित किया। कोष्टक में यहाँ पर लिखा नहीं है ना, कोकिल देव के लिए लिख दिया मैंने, नहीं लिखा। तो कोकिल देव या काकिल देव ने पराजित किया था भाई, है ना? क्लियर है? उसके बाद देखो मैंने क्या बताया था, उसके बाद देखो, उसके बाद मैंने कहा था 1207 ईस्वी में आमेर के सुसौत मीणों को पराजित किया। किसने? बताओ देखे, तो कोकिल देव ने। और किस पर अधिकार कर लिया? बताओ देखे, आमेर पर जो अधिकार कर लिया था भाई। तो लगभग सारे क्षेत्र जो छीन लेते। अब करेंगे मीणा आंदोलन। तो मीणाओं ने आंदोलन किया और मीणाओं ने बोला कि यह क्षेत्र हमारा है, हम यहाँ पर शासन करते थे, हम यहाँ की जो है सुरक्षा करते थे, हम यहाँ की सेना में थे। तब वहां के शासक ने बोला कि आपको कौन रोक रहा है? ये क्षेत्र आपका है, आप जमीनें काम में लो, खेती करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो खेती करने लगे थे एक वर्ग, उनको बोला गया जमींदार मीणा, और दूसरा वर्ग बोला कि सेना में रहना चाहते हैं तो उनको बोला गया चौकीदार मीणा। यानी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी दे दी मीणाओं को, और जमीनें दे दी मीणाओं को। बोला कि आज से आपको कोई टैक्स नहीं लेगा, आप पे आराम से जो है अपनी जमीनों में खेती करो, और जो सेना में आना चाहता है वो इधर आ जाओ भाई। चलो ठीक है। अब आंदोलन के कारण क्या रहते? आंदोलन के कारण रहते अंग्रेज आने के बाद में, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि 1818 के बाद में, और जयपुर की जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी ले ली किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो उसके बाद में चौकीदार जो मीणा है उनको पद से निकाला जा रहा था, यानी इनकी जॉब जा रही थी, नौकरी जा रही थी। कब? 1818 में। क्लियर है? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो है सुरक्षा का जिम्मा आ गया था। उसके बाद देखो, भारत सरकार ने एक एक्ट पारित किया था जिसका नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जिसको अपराधी जनजाति अधिनियम भी कहते हैं। और कब पारित किया था? 1924 में। और इसके अंतर्गत राजस्थान की कौन सी जनजाति आई थी? मीणा जनजाति। यानी मीणा जनजाति को अपराधी जनजाति जो है मान लिया गया था। भाई ऐसे कैसे? 1-2 व्यक्ति बुरे हो सकते हैं, पूरी जनजाति बुरी कैसे हो सकती है? बताओ, आप भी सोच के देखो इस चीज को कि भाई कैसे पॉसिबल है ये चीज। चलो ये तो कोई बात नहीं, इसका तो विरोध कर लेंगे। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ था कि जयपुर राज्य में जैरम पेशा कानून 1930
ये लागू कर दिया और इसके तहत कह दिया कि 12 वर्ष से अधिक, चाहे तो वो पुरुष हो यानी मेल हो या चाहे फीमेल हो, वो क्या करेगा, सुबह और शाम आएगा डेली और आकर थाने में हाजिरी देगा। अब वही बात है कि भाई कमार खाने के लिए जाएं या सुबह शाम आपके जो है थाने में हाजिरी देने के लिए आए, क्या करें बताओ। और थाने में 3-3 4-4 घंटे लंबी लाइन है, क्या करें। सुबह हाजिरी देने के लिए जाएं, शाम को वापस टेंशन कि हाजिरी देने जाना है। मान लो कि मैं कहीं चला जाऊं और एक दिन थाने में हाजिरी नहीं दी, मैं तो मेरे काम से गया था, और मान लो आज जब पास के गांव में चोरी हो गई तो नाम तो मेरे पे लगेगा ना। अब भाई मैं कैसे बता दूं, उस समय सोशल मीडिया तो था नहीं, मैं रील बना के बता दूं कि ये देखो यहाँ पर हूँ, या फोटो खींच के भेज दूं, तो नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो एक तो ये कानून था जराइम पेशा कानून, एक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट था। उसके बाद दादरसी कानून आया। दादरसी कानून ऐसा था कि जयपुर में कोई भी चीज गुम होगी, मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो उसकी जो कीमत है वो वसूली जाएगी, किससे बताओ देखे, चौकीदार मीणाओं से। क्लियर है बात, क्लियर है बात, ठीक है। उसके बाद देखो अब हो गए आंदोलन की घटनाएं। इन चारों कारणों के जिससे हुए थे आंदोलन, और इस आंदोलन को गति देने के लिए सबसे पहले स्थापना की मीणा जाति सुधार समिति, कब, 1923 में। इसके संस्थापक थे माधवराम पवेड़ी, जवाहरलाल मीणा, मानवलाल, छोटूराम जरवाल। ये चारों नाम जो है आपको ध्यान में रखना है भाई, या ऐसे पूछ सकते हैं माधवराम पवेड़ी, जवाहरलाल मीणा, मानवलाल, छोटूराम जरवाल इत्यादि संबंधित है। मीणा जाति सुधार समिति, जयपुर राज्य जो है सुधार समिति, ऐसे आपको 4 जो है संस्था के या फिर जो मैं कह सकता हूँ समितियों के जो नाम दे देंगे और उसके बाद आपसे जो पूछ लेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो मीणा क्षेत्रीय महासभा, इसका गठन किया गया था आंदोलन को थोड़ी सी और गति देने के लिए 1933 में, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उसके बाद देखो संत आए थे मुनि मगन सागर, कहाँ के थे, टोंक के थे, और इन्होंने ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था मेन पुराण। और आते ही सबसे पहले मीणों को कहा कि आपकी जो उत्पत्ति हुई है वो भगवान विष्णु के प्रथम अवतार से हुई है, ओके, तो इन बुराइयों को त्यागो आप। तो फिर क्या, इन्होंने एक सम्मेलन बुलाया, अधिवेशन बुलाया मीणा जाति का, कब, 1944 में। और कहां पर बुलाया था बताओ देखे, तो आपको बताना स्थान था नीम का थाना, नीम का थाना, यहां पर जो है सम्मेलन बुलाया। और इस सम्मेलन में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की जो क्या कहती बताओ देखे, स्थापना की थी। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की स्थापना करने के बाद में, कब, 1944 में, ध्यान रखना। उसके बाद में इसका अध्यक्ष बनाया गया था बंशीधर शर्मा को, मंत्री राजेंद्र कुमार को, संयुक्त मंत्री या आंदोलन के संयोजक किसको बनाया गया था, लक्ष्मी नारायण जरवाल को बनाया गया था। आई बात समझ में, ठीक है। उसके बाद देखो इसका प्रथम अधिवेशन अगले साल बुलाया था, नेम का थाना में नहीं बुलाया था, ध्यान रखना, श्री माधोपुर में बुलाया था। श्री माधोपुर सीकर की जगह सवाई माधोपुर अलग जिला है। और इसमें 3 सूत्रीय कार्यक्रम जो तैयार किया गया था। पहला, नंबर 1 कि मीणा जनजाति में जो प्रचलित नशा है, जो बुराइयां हैं, उनको त्याग करना है, उनको छोड़ो, और जो भी यहाँ पर अपराधी है उनको जो सरकार को सौंप दो। भाई हम अपराध नहीं कर रहे हैं, यानी जो भी अपराध कर रहा है उसकी सूचना सरकार को दो, ताकि हम तो उसके दायरे में ना आए कम से कम। उसके बाद जराइम पेशा कानून और दादरसी कानून को समाप्त करवाना है। टारगेट ये है कि जराइम पेशा कानून और दादरसी कानून समाप्त करो, क्योंकि हमको कमार खाने के लिए जाना है, सुबह शाम हाजिरी देने के लिए थोड़ी जाना है। अब चीज कोई वस्तु चोरी हो गई तो उसके जिम्मेदार हम थोड़ी है, ध्यान रखो, सीसीटीवी लगाओ भाई। उसके बाद चौकीदारी जो प्रथा है इसका क्या करना है, उन्मूलन करना है। यह 3 सूत्रीय कार्यक्रम जो है तैयार किया गया था। उसके बाद मैं बात करूं तो इस समिति के प्रयास से, कौन सी समिति के प्रयास से बताओ देखे, तो जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति। उसके बाद में ऑर्डर आया था ऊपर से आदिवासियों के मत से ठक्कर बापा, राष्ट्रीय आंदोलन के नेता, उन्होंने मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा, बोला कि मांगे सीधा सीधा मानता है कि मैं आऊं, इन मीणाओं की मांगे जो है जो माननी पड़ेगी। उसके बाद पत्र लिखा किसको, जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को। और उसके बाद मैं बात करूं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चेतावनी दी कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो जयपुर को चक्का जाम कर देंगे, जयपुर में आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे, जयपुर का घेराव करेंगे। तो फिर इस पत्र का और पंडित जवाहरलाल नेहरू की चेतावनी का परिणाम निकला कि 4 मई 1946 को दादरसी कानून को समाप्त कर दिया गया था। 4 मई 1946 को दादरसी कानून समाप्त किया गया था और जुलाई 1946 में जयपुर राज्य कानून में जो छूट दी गई थी। और इसमें छूट ये दी गई थी कि पिछले 10 वर्षों में यदि आपने अपराध नहीं किया है तो थाने में हाजिरी देने की आवश्यकता नहीं है,
यानी आपका पिछले 10 वर्षों में कोई रिकॉर्ड नहीं है, आपने कोई भी चोरी नहीं की है, कहीं पर भी आपने डाका नहीं डाला है, कहीं पर भी आपने जो है हत्या की साजिश में आप शामिल नहीं है, तो आपको थाने में आने की आवश्यकता नहीं है भाई। यानी 10 वर्ष के पिछले 10 वर्ष का रिकॉर्ड देखा जाएगा सबका। तो 10 वर्ष से लिप्त है किसमें, अपराध में, वो उसको उसी को थाना आना है, ठीक है। उसके बाद में बुलाया गया बागावा सम्मेलन मीणा जाति का, कब, 28 अक्टूबर 1946। इसमें 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1 बात, क्या इस सम्मेलन में टीकाराम पालीवाल और हीरालाल शास्त्री ने भाग लिया था। उसके बाद में इसमें 16,000 मीणाओं ने भाग लिया। उसके बाद चौकीदारी पद से यहां पर इस्तीफा दे दिया मीणाओं ने। और कौन सा दिवस मनाया बताओ देखे, तो मुक्ति दिवस मनाया था। कौन सा दिवस मनाया था बताओ देखे, तो मुक्ति दिवस जो मनाया था। आई बात समझ में, ठीक है। उसके बाद देखो 1952 में टीकाराम पालीवाल हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से जेरेम पेशा कानून पूर्ण रूप से समाप्त किया गया था। क्लियर है, ये मीणा ऊपर से तो हटा दिया गया था, लेकिन राजस्थान में इसका नाम चेंज करके जो है आज भी ये चलता है भाई। आई बात समझ में, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे हम फिर से एक नए सेशन के साथ में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेवें। इसके अलावा वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देवें, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर जरूर कर देवें। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश, नए उमंग के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।